बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ मैं कैंपस कनेक्ट में आपका हमराज आरजे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर लेकर आया हूँ दोबारा से कैंपस कनेक्ट। और बात चल रही है डेल कार्नेगी की बुक की। कल के बाद से आज आगे बढ़ाता हूँ इस सिलसिले को। भाग था स्वर। कई सफल वक्ता विभिन्न देशों की स्थानीय भाषा के मुताबिक अपने कंठ से स्वर निकालने का अभ्यास बेहद कम समय में कर लेते हैं। इन कठिन प्रयासों की वजह से ऐसे वक्ताओं का लंबी सांस भरने का अभ्यास और फेफड़ों की शक्ति काफी हद तक बढ़ जाती है। कड़े मुकाबले वाले बास्केटबॉल और टेनिस जैसे खेलों के द्वारा गहरी सांस लेने की शक्ति को अकाल्पनिक तौर पर बढ़ाया जा सकता है। यदि ये विधि आपके लिए सहज नहीं है तो निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान दें। अपनी कमर के दोनों हिस्सों को हथेली से पकड़ें, अपनी उंगलियों और अंगूठे के माध्यम से कमर को जकड़ें और फेफड़ों को हवा से तेजी से बाहर की ओर हवा को छोड़ें। गहरी सांस लें। याद रखें इस क्रिया का केंद्र बिंदु शरीर का मध्य हिस्सा यानी पेट होना चाहिए। ऐसा करते वक्त कंधों को ना उचकाएं। इस कसरत को बार बार दोहराने का अभ्यास करें। विशेषज्ञों ने लंबी सांस भरने की कला के विभिन्न तरीकों को अपनाने की सलाह दी। खास बात यह है कि सभी तरीकों में लंबी सांस खींचने और छोड़ने को विशेष महत्व दिया जाता है। स्वर में कंपन पैदा करने के लिए भी अभ्यास सबसे अहम भूमिका अदा करता है। अपनी उंगली को होठों पर रखें और तेजी से ऊपरी व निचले होठों से टकराएं। ऐसा करते वक्त अपने गले से आवाज़ बाहर की ओर फेंकें। क्या आपको होठों में कंपन महसूस हुआ? यदि नहीं तो अभ्यास करें, परिणाम बेहद जल्दी सामने आ जाएगा। इस अभ्यास को दोबारा करें और नाक से आवाज़ को बाहर फेंकें। नाक के ऊपरी हिस्से को अंगूठे और पहली उंगली से दबाएं। क्या नाक में कंपन महसूस हो रहा है? अपनी हथेली को अपने सिर पर रखें और नाक से निकलने वाली आवाज़ दोबारा निकालें। आवाज़ को सिर से उत्पन्न होता हुआ महसूस करें। क्या सिर में कंपन महसूस हो रहा है? अब हथेली को सिर के पीछे रखें और पहली प्रक्रिया को दोबारा अपनाएं। इसके बाद हाथ को सीने पर रखकर समान अनुभव करें। शरीर के जिस हिस्से में आवाज़ की वजह से कंपन हो रहा है उसी हिस्से से आवाज़ को निकलता हुआ महसूस करें। सांस को पूरी तरीके से बाहर छोड़ने के बाद इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएं और पूरे शरीर में उत्पन्न सरसराहट को महसूस करें। शरीर के जिस हिस्से में की बाहर की वजह से आवाज़ में कंपन हो रहा है उसी हिस्से से आवाज़ को निकलता हुआ महसूस करें। सांस को पूरी तरीके से बाहर छोड़ने के बाद इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएं और पूरे शरीर में उत्पन्न सरसराहट को महसूस करने की कोशिश करें। शरीर में महसूस होने वाली सरसराहट यकीनन मज़ेदार महसूस होगी। स्वर की शुद्धता। फिजूल में सांस खर्च करने से स्वर की गुणवत्ता घट जाती है। सांस पर ध्यान से नियंत्रण स्थापित करें। स्वर उत्पन्न करने के लिए सांस की सही मात्रा का उपयोग करें। बाहर निकलने वाली सांस के एक एक कतरे को उपयोग में लाएं। ऐसा करने में नाक में सांस की घर्र घर्र सुनाई पड़ती है। सांस को खर्चीले स्वभाव के साथ खींचें लेकिन बाहर बेहद कंजूसी के साथ निकालें। स्वर के लिए सलाह। आवाज़ फटने के समय शक्ति का बेहद कम प्रयोग करें। भाषण देते वक्त ठंडे पानी से परहेज रखें। बोलने में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा से कंठ की मांसपेशियां गर्म हो जाती हैं अतः ठंडा पानी कंठ को आघात पहुंचा सकता है। स्वर को बेहद ऊपर तक ले जाने से बचें। ऐसा करने से आवाज़ कर्कश हो सकती है। वक्ता आमतौर पर यह गलती करते हैं। यदि ऐसा महसूस हो कि आवाज़ बेहद ऊंचे स्वर पर पहुंच गई है तो स्वर को सहजता के साथ नीचे लाएं। इस अभ्यास को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। स्वर में विस्तार पैदा करने के लिए अ अक्षर को धीमे स्वर में निकालें और हर अगले अक्षर के साथ स्वर को ऊंचा करने का अभ्यास करें। स्वर में विस्तार पैदा करने से भाषण में विविधता लाना आसान हो जाएगा। बोलते समय अपनी आवाज़ को सुनने की आदत न डालें। ऐसा करने के लिए बोलते समय भाव को समझने की कोशिश की वजह से भटकाव की स्थिति पैदा होगी और भाषण का प्रभाव फीका पड़ने लगेगा। स्वर का जादू। भाग 13। पॉई ने कहा है कि स्वर का सौंदर्य शोक में निहित होता है। दरअसल पॉई ने कारण को प्रभाव की वजह माना है। इसके विपरीत इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि शोक सौंदर्य नष्ट करने का कारण होता है। वहीं प्रसन्नता से सौंदर्य बढ़ता है। डूबते सूरज का सौंदर्य आनंदित नहीं करता बल्कि गहरी उदासी की भावना को जन्म देता है। सिरहन पैदा करने वाला गहरा और गंभीर संगीत दुख की भावना उत्पन्न करता है। सूर्यास्त के समय चिड़ियों का धीमे धीमे चहचहाना निराशापूर्ण एहसास पैदा करता है। गंभीर सौंदर्य से निराशा का भाव पैदा होता है। गति से उत्तेजना और आनंद का एहसास होता है। स्थिरता से गंभीर चिंतन की मनस्थिति और गंभीर हो जाती है। गंभीर चिंतन की अवस्था में अतीत में घटी दुखद घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित होता है। स्थिर सौंदर्य से भविष्य में कामयाबी की धुंधली उम्मीद जागृत होती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति उपलब्धि के लिए ज़रूरी एहसास जुटाने में कामयाब नहीं हो पाता।
इसी कारण सौंदर्य से पैदा होने वाली निराशा और आनंद के बीच के महीन अंतर को समझने की योग्यता होनी चाहिए। सच्चे आनंद का एहसास अंतरात्मा से भी जुड़ा होता है। इस भाव से जन्म लेने वाले उत्साह और आशावाद की कोई तय सीमा नहीं होती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति संतुष्टि की भावना से सरोबार हो जाता है। हालांकि इस अध्याय में स्वर के जादू का तात्पर्य उत्साह एवं प्रसन्नता से है, लेकिन फिलहाल चंचल स्वभाव, तेजस्वी आंखों और उल्लास की बात की जा रही है। स्वर की आनंददायक लय में माहौल को मदहोश करने का जादू होता है। पाठकों को इस बात का बोध हो गया होगा कि मधुर स्वर पैदा करने वाले कंठ के लिए लापरवाह होना तितली के पंख को चीरने के समान है, जो पंखों की मनमोहक सुंदरता को नष्ट कर देता है। लेकिन क्या प्रभाव को जाने बिना कारण को स्थापित करना न्याय संगत होगा? नथनों में यानी कि आपके नोस्ट्रिल्स जो होते हैं, घर्षण से घंटियों के गर्जन समान स्वर उत्पन्न होता है। स्वरों में स्पष्टता के लिए नथनों का स्वस्थ एवं खुला होना जरूरी होता है। अगले अध्याय में दिए गए सुझावों और चेतावनियों के बाद नाक से निकलने वाले स्वर और नथनों से उत्पन्न होने वाले स्पष्ट स्वर के बीच का अंतर आसानी से समझा जा सकता है। फ्रांसीसी गायकों में नाक के स्वर की स्पष्टता ज्यादा होती है। नाक में गूंज पैदा करने के लिए निम्नलिखित पंक्तियों का गाकर अभ्यास करें और नाक से निकलने वाले पहले स्वर पर विशेष जोर दें। नथनों के सारे स्वर को ऊपर नीचे करें। इसका अभ्यास ऊंचा और निम्न स्वर स्पष्टता से उत्पन्न करने तक करें। सिंग सोंग, डिंग डोंग, होंग कोंग, लोंग थोंग। अस्वाभाविक उच्च स्वर निकालने के अभ्यास से सामान्य तौर पर बातचीत के दौरान पैदा होने वाला स्वर खुद ब खुद मधुर हो जाएगा। व्यक्ति जब अस्वाभाविक तौर से ऊंचा स्वर पैदा करता है तो उच्चतम आलाप में आवाज जनाना महसूस होने लगती है। अतः आलाप लेने में कंठ को थका देने की स्थिति तक अभ्यास न करें। अभिनेत्री मैरी एंडरसन ने कवि लॉन्गफेलो से पूछा कि आवाज में आकर्षण पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए। लॉन्गफेलो ने कहा कि तेज एवं आनंद में आवाज में पढ़ने का निरंतर अभ्यास करें। आनंद से भरा स्वर सबसे मधुर होता है। इसे अभ्यास के जरिए विकसित करें। प्रसन्नचित्त मन से अभ्यास करें। प्रसन्नता के प्रभाव से शरीर विकसित होता है। स्वर निकलने का रास्ता खुलता है। हृदय और फेफड़े स्वस्थ होते हैं, अतः मधुर स्वर उत्पन्न होने की सभी जरूरतें तैयार हो जाती हैं। प्रसन्नता मुख्य रूप से मानसिक प्रवृत्ति है। जिंदगी के लिए सकारात्मक नजरिया प्रसन्नता को जन्म देता है। हाल ही में एक दूरसंचार कंपनी ने मिसाल के लिए विज्ञापन जारी किया था। मुस्कुराहट भरी आवाज दिल जीतने का काम करती है। इस मिसाल को आजमा कर जरूर देखें। आनंद से भरे गद्य या गीतात्मक कविता को प्रसन्नता एवं मुस्कुराहट के साथ पढ़ते वक्त स्वर में स्वाभाविक मधुरता पैदा हो जाती है। निम्नलिखित संकलन अभ्यास के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इन उत्कृष्ट उदाहरणों का अभ्यास करते वक्त दो बातों पर विशेष ध्यान दें: शरीर और हृदय का प्रसन्नता से भरा हुआ स्वभाव और स्वर की उत्तम ध्वनि। इन दोनों पहलुओं पर पकड़ बनाने के बाद ध्यान से सार्वजनिक रूप से बोलने की कला के सिद्धांतों को याद करते हुए इन वाक्यों को पढ़ें। इन्हें याद करना बेहद फायदेमंद साबित होगा। मिल्टन के एल एलेग्रो संकलित किए गए अभ्यास। उतावली सुंदर युवती अपने गीतों में है रचती, तिल्लगी और जवानी से भरी मस्ती, हाजिर जवाबी और चिड़चिड़ाहट और छल कपट, हामी और इशारे और मनमोहक मुस्कुराहट जैसे हेब के गालों से हो लटकती और गालों के गड्ढों में धीरे से फिसलती, खुशी से चहकते सलवटों से भरे चेहरे मुस्कुराहट से भर जाते हैं होठों के घेरे, जैसे ही जाने लगे इसे लपक लो, बिजली सी फुर्ती से पकड़ लो, अपने सीधे हाथ से राह दिखाती, पहाड़ों की सुंदर युवती स्वतंत्रता दर्शाती। और यदि मैं उचित सम्मान का प्रदर्शन करूं तो प्रसन्नता से उसके काफिले का हिस्सा बनूं और उसके साथ और सदा पास रहने के लिए बिना आघात पहुंचे हर्ष के साथ जीने के लिए, उसके चहचहाते से मस्ती भरे गीत के लिए, धुंधली रात में चौकन्ना सा गुनगुनाने के लिए। आसमान को छूते बुर्ज से निहारूं, चितकबरी शाम का श्रृंगार होते हुए, फिर द्वेष के कारण उदासी से भरकर रोऊं, अगले दिन के लिए खिड़की से तुम्हें शुभकामना कहूं। मीठी बेरी और अंगूरों की बेलों से और मुड़ी तुड़ी लताओं के रेशों से जब मुर्गा धुंधले उजाले में हंगामा मचाता है, धीरे धीरे उजाला धुंधलके को मिटाता है, हौसले के साथ बाड़े के आगे अकड़कर चलता है, बाड़ के दरवाजे से टाल तक का चक्कर लगाता है। जंगली कुत्तों और हिरण की आवाज अक्सर आती है, सुबह के उजाले के साथ बढ़ती चली जाती है। किसी बूढ़े पर्वत के किनारे से जंगल की गहराइयों में तीखी गूंज बढ़ती जाती है।
कभी चुपके से छुप छुप कर चलते हुए, हेल्म के वृक्षों और पहाड़ी घास पर टहलते हुए, सीधे पूर्वी द्वार की ओर बढ़ते हुए, जहाँ से सूर्य अपना सफ़र है शुरू करता, लपटों में लिपटा तेज़ चमकता, बादलों के हज़ारों झुंडों में से झांकता, पास ही में किसान खेत को निहारता, हल से खेत में जुताई के निशान बनाता, दूध दोहती हुए गाती युवती का साज, हंसी से घास काटने की आवाज़, चरवाहे अपने किस्से हैं सुनाते, घाटी में बेलों के नीचे सुस्ताते। यही आज ख़त्म करता हूँ इस कविता के साथ। दोबारा आप लोगों के पास लेकर आऊँगा कल कैंपस कनेक्ट में डेल कार्नेगी की बुक का अगला भाग 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर। थैंक यू सो मच।